मृत्यु का दिव्य सम्राट। अध्याय 36। मेरी दोस्त बनो। डेविस देख सकता था कि उसकी मंगेतर यंग मिस्ट्रेस एवलिन कॉल्डन ने तुरंत जवाब नहीं दिया और फिलहाल अपने फैसले पर झिझक रही थी। अन्यथा वह खुले तौर पर कह सकती थी कि उसे यह सगाई पसंद नहीं है या वह स्वेच्छा से उससे शादी करेगी। लगता है कि वह भी मजबूर है। ओह, लेकिन मैं अब इसका विरोध नहीं करता, इसलिए यह अब बहुत नहीं है। डेविस ने अंदर ही अंदर आह भरी। इतनी जल्दी फैसला करने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस एवलिन। मैं आपकी आंखों में कुछ झिझक देख सकता हूं, लेकिन जितनी जल्दी आप अपना फैसला लेंगी आपकी प्रतिष्ठा के लिए उतना ही बेहतर होगा। डेविस ने शांति से कहा। एवलिन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या इस छोटे राजकुमार को उससे कोई लगाव नहीं था और उसने सगाई को ऐसे ही खत्म होने देने का फैसला किया? या उसने उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा? वह अनुमान नहीं लगा पा रही थी कि वास्तव में क्या था, क्या पहला, दूसरा या फिर किसी और मकसद से। तो मैं तुम्हें अलविदा कहता हूं मिस एवलिन। डेविस के पास कायरों की तरह यह अजीब माहौल बनाने के बाद वहां से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह जल्द से जल्द और शर्मिंदगी से बचना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि वह फिसल जाएगा। सिर्फ इसलिए कि वह पुनर्जन्म ले चुका था, उसके लिए अचानक से किसी महिला को अपने शब्दों से आकर्षित करना आसान नहीं हो जाता, हालांकि उसकी हैसियत ऐसा कर सकती थी। अनुभवहीन व्यक्ति होने के कारण उसे खुद पर भरोसा नहीं था। इसलिए पहली मुलाकात के लिए उसे लगा कि उसके इरादों से भरे कुछ शब्द ही काफ़ी हैं। एलिया ने उसे करीब से देखा और प्रशंसा भरी नज़रों से उसे देखा। वह कल उसके साथ हुए अनुभव को नहीं भूली थी। इसने दुनिया के बारे में उसका नज़रिया ही बदल दिया। वह उसके साथ एक छोटा सा खेल खेलकर भी बड़ी मुसीबत में पड़ सकती थी। राजकुमार ने मेरे लिए और क्या रखा है? वह बहुत उत्सुक थी और एक जिज्ञासु बिल्ली की तरह उसके पीछे पीछे चली गई। एलिया को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह आसानी से हार मानने वाली नहीं है, लेकिन अगर यही उसकी किस्मत थी, मरने तक नौकरानी बनकर रहना, तो वह इससे मुक्त होने की कोशिश करने के बजाय नौकरानी के रूप में अपना पूरा जीवन जीना चाहेगी। खैर, कम से कम उसे लगा कि शाही परिवार को धोखा देकर जल्दी मरना बेहतर है। राजकुमार के चले जाने के बाद एवलिन के दिल में एक जटिल भावना उभरी। दिलचस्प है, उसने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। उसके होंठ कामुक मोड़ में बदल गए। अगर डेविस ने यह देखा होता तो संभावना थी कि वह उसे अपनी पहली पत्नी बनाने के लिए उसका अपहरण कर लेता। लेकिन बेशक उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, बल्कि यह उसका स्वाभाविक स्वभाव था। युवा मालकिन, राजकुमार अभी एक छोटा बच्चा है, इसलिए महामहिम जो कहते हैं उसका भविष्य में विवाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कृपया पीछे हटने का कोई विचार छोड़ दें, जॉर्ज कॉल्डन ने सावधानी से कहा और चले गए। उन्हें लगा कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके कॉल्डन परिवार के मुखिया को इसकी सूचना देनी चाहिए। इस तरह के मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। मिस, क्या ये तुम्हारा मौका नहीं था? मैसी ने एवलिन के कानों के पास बुदबुदाया। एवलिन चुप रही। उसे थोड़ा उलझन महसूस हुई और लगा कि वह अब कोई निर्णय नहीं ले सकती। उसके जीवन में कोई प्रेमी या ऐसे लोग नहीं थे। चूंकि वह 10 साल की उम्र में राजकुमार से सगाई कर चुकी थी, इसलिए कोई भी उसे खुलेआम लुभाने की हिम्मत नहीं करता था। इसलिए उसे अपने रिश्तेदारों के अलावा विपरीत लिंग के लोगों से बातचीत करने का ज्यादा अनुभव नहीं था। डेविस गाड़ी में चढ़ने के बाद गहरी सोच में डूब गया। फिर भी ये कैसा एहसास है? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसे माफ़ी दे दी है, अपने एक वाक्य से उसे उसके भाग्य से माफ़ कर दिया है। क्या सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग ऐसा ही महसूस करते हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि वे अधिक शक्ति और अधिकार के लिए इतने भूखे हैं। यहाँ तक कि मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं इसके नशे में चूर हो सकता हूँ। उसने सिर हिलाया और आह भरी। उसे लगा कि इंपीरियल कैपिटल में उसका पहला दिन काफ़ी हो गया है। जिस क्षण वह एवलिन से मिला, वह उस दिन के लिए संतुष्ट हो गया। या क्या मैं अवचेतन रूप से यह सोचकर कॉल्डन एम्पोरियम में प्रवेश कर गया था कि मैं अपनी मंगेतर से मिलूंगा? डेविस को यह विचार सुनकर मजा आया। एक पल में उसने गाड़ी के ड्राइवर को इंपीरियल कैसल में वापस जाने का आदेश दिया। उसने रेनार्ड नोलन के साथ इंपीरियल कैपिटल की विशेषताओं और दृश्यों के बारे में कुछ समय तक बात की, जब तक कि वे इंपीरियल कैसल नहीं पहुंच गए। उसके बाद वह सीधे अध्ययन कक्ष में चला गया। बिस्तर पर आराम से लेटने के बाद उसने सोचा कि उसे अपने खाली समय में आगे क्या करना चाहिए और एलिया के व्यक्तित्व को विकसित करने का फैसला किया। कल के बाद वह उसके प्रति थोड़ी संवेदनशील हो गई थी और थोड़ी खुल गई थी। उसे लगा कि शायद अब उसकी गुलामी के खोल को तोड़ने का सही समय है, क्योंकि कल के प्रभाव अभी भी मौजूद थे। तो एलिया, मिस एवलिन के बारे में तुम क्या सोचती हो? डेविस ने सहज स्वर में पूछा। मैं। एलिया ने अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी की और एक पल के लिए सोचा। मुझे लगता है कि वह बहुत सुंदर है और आपकी महारानी के साथ एकदम सही जोड़ी है। एलिया ने अपना सिर हिलाया और आधे मन से प्रशंसा में आह भरी। वास्तव में स्वर्ग में बनी जोड़ी। डेविस ने उसे घूर कर देखा। अपने सच्चे विचार बोलो।
एलिया के चेहरे पर भाव जम गए। लगता है कि मुझे पता चल गया है। वह अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद एक स्वतंत्र और गर्वित महिला की तरह दिखती है और मुझे नहीं लगता कि वह आपकी रखेल बनने के लिए सहमत होगी। एलिया ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। मैंने भी यही सोचा था। डेविस ने एलिया का मूल्यांकन करते हुए जवाब दिया। यह उसके लिए थोड़ा चौंकाने वाला था कि वह उसकी इस मंगेतर के बारे में जानती भी थी, या उसने उन दोनों को देखकर ही इतना कुछ हासिल कर लिया था। वह समझ नहीं पाया। शायद जैसा कि उसने सुना था, वह न केवल साधना में प्रतिभाशाली थी बल्कि अवलोकन जैसे विभिन्न विभागों में भी कुशल थी। अचानक डेविस खड़ा हो गया, उसका चेहरा उसके ठीक सामने था। एलिया ठिठक गई, उसे एहसास हुआ कि उनके सिर बहुत करीब थे। डेविस ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। यह क्या है? क्या महामहिम अब ऐसा करने जा रहे हैं? बारडम्प बारडम्प। एलिया की धड़कन एक युवा युवती की तरह बढ़ गई। वह उसकी गहरी निगाह को महसूस कर सकती थी और ऐसा लग रहा था कि उसका दिल फटने वाला है। वह उसकी निगाह को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और इसके खत्म होने का इंतजार करने लगी। एक दासी और आधी दासी के रूप में वह जानती थी कि वह किसकी स्त्री बनने जा रही है। इसलिए वह कमोबेश जानती थी कि उसका भविष्य कैसा होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। वह लंबे समय तक इंतजार करती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और देखा कि डेविस अपने बिस्तर पर बैठा है, थोड़ा निराश दिख रहा है। राजकुमार निराश क्यों है? क्या इसलिए कि मैं उसे चूम नहीं पाए? एलिया को लगा कि उसने कुछ गलत किया है। एलिया। डेविस की आवाज़ शांत हो गई। हाँ। एलिया वास्तव में घबरा गई। तुमने मुझे दूर क्यों नहीं धकेला? डेविस ने एक सवाल पूछा, लेकिन यह उसे बेहद बेवकूफ़ी भरा लगा। धक्का। एलिया की काली पुतलियां हिल गईं। मैं कैसे कर सकती हूँ? ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं ऐसा कर सकूं। मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारी मालकिन नहीं। दूसरे शब्दों में, मैं तुम्हारी दासी हूँ। उसकी बदमाशी से दुखी होकर एलिया ने अपनी नाराज़गी जाहिर की, ये सोचते हुए कि वह अपनी निजी नौकरानी, दूसरे शब्दों में अपने अनौपचारिक दास से क्या उम्मीद कर सकता है। डेविस मन ही मन मुस्कुराया। सौभाग्य से ये वैसा ही हुआ जैसा उसने उम्मीद की थी। एलिया पूरी तरह से गुलाम नहीं लग रही थी और उसके अंदर डर समाया हुआ नहीं था। तथ्य यह है कि वह क्रोधित हो सकती थी और उसका खंडन कर सकती थी। एक साम्राज्य के एकमात्र राजकुमार ने उसे कई बातें बताईं, जैसे कि वह अभी भी एक बच्ची है, एक बच्ची जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकती है, और मुख्य रूप से वह अभी भी कैसे सुधार योग्य है। भले ही वह गलत मान्यताओं से भरी हुई थी, उसे लगा कि वह अभी भी इसे तोड़ सकता है। डेविस के इसे तोड़ने से पहले एक पल का मौन था। उसने अपना मुंह खोला और शांति से पूछा, क्या मैंने तुम्हें खरीदा है? नहीं। एलिया ने सोचा और जवाब दिया, अभी भी गुस्से में महसूस कर रही थी। क्या मैंने कभी कहा था कि तुम मेरी दासी हो? डेविस फिर से खड़ा हो गया। एलिया को एहसास हुआ कि राजकुमार ने उसे कभी ऐसा नहीं कहा था। वह थोड़ी उलझन में पड़ गई और अपने छोटे होंठ हिलाते हुए बोली, नहीं। क्या मैंने कभी कहा था कि तुम मेरी नौकरानी हो? डेविस उसकी ओर बढ़ा। नहीं। ये सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार भी नहीं किया था। फिर तुम खुद को क्यों नीचा दिखा रही हो? वह फिर से उसके सामने खड़ा हो गया। वह अब और सुसंगत रूप से नहीं सोच पा रही थी क्योंकि उसके विचार अस्त व्यस्त हो गए थे। अचानक उसने महसूस किया कि छोटी छोटी बाहें उसके शरीर को आलिंगन में ढांक रही हैं। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन वह उस आलिंगन में गर्म और सुरक्षित महसूस कर रही थी। मेरी दोस्त बन जाओ, डेविस ने अचानक मांग की। एलिया कांप उठी, उसे लगा कि कुछ उसके दिल को ढंक रहा है। मैं नहीं कर सकती, उसने बुदबुदाते हुए कहा और उसकी आंखें नम हो गईं। तुम मुझे डेविस कह सकती हो। नहीं। एलिया को लगा जैसे उसके गले में कुछ फंस गया है। उसने उसे बाहर निकालने की कोशिश की। वह बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसके सिर में कुछ टूटता हुआ महसूस हो रहा था। मुझे डेविस कहो, डेविस ने दोहराया कि वह इतनी दूर आने के बाद भी हार नहीं मान रहा था। एक बच्चा उसके सामने था जो गर्मी की तलाश कर रहा था। उसके पास उसे अपना गुलाम मानने का दिल नहीं था। एलिया को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जटिल भावनाएं उस पर हावी हो गईं जब उसने चिल्लाते हुए कहा, डेविस। ऐसा लगा जैसे आखिरकार उसकी हीन भावना टूट गई हो। डेविस मुस्कुराया क्योंकि उसे पता था कि उसकी योजना काम कर रही है। उसे पहले इसका एहसास नहीं था, लेकिन बाहर जाकर लोगों से बातचीत करने से उसे एहसास हुआ कि लोरेट साम्राज्य में उसका दर्जा और नाम कितना ऊंचा है। सिर्फ उसका नाम पुकारना ही निचले दर्जे के लोगों के लिए ईशनिंदा है, और अगर एलिया, उसकी निजी नौकरानी, उसे इस नाम से पुकारे तो उसे लगेगा कि वह भी एक ऊंची इंसान है। कम से कम सैद्धांतिक रूप से तो उसका आत्मसम्मान बढ़ेगा। उसने खुशी से कहा, उसके दिल में उस भावना को गायब नहीं होने दिया। फिर से डेविस, फिर से डेविस, डेविस, डेविस। एलिया की आंखों से आंसू बह रहे थे जबकि उसके चेहरे पर भी आखिरकार मुस्कान आ गई।
हाँ, मैं खुद को क्यों नीचा दिखा रहा हूँ जब मैं जिस व्यक्ति की सेवा करता हूँ वह मुझे नौकर की तरह भी नहीं देखता। क्या मैं खुद को नीचा समझ रहा हूँ? क्या मैंने सचमुच हार मान ली है? क्या मैंने कुछ खो दिया है? नहीं, मेरा एक दोस्त है। तुम, एलिया, अनौपचारिक रूप से मेरी दोस्त बन गई हो। डेविस ने उसे छोड़ दिया और उसके कंधों को पकड़ते हुए चेहरे पर मुस्कान के साथ खुशी से कहा। उसने नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी उसकी मानसिकता बदल पाएगा। इसलिए यह उसके लिए एक सुखद आश्चर्य बन गया। वह बहुत दृढ़ निश्चयी लड़की होगी, उसने सोचा। इसके अलावा वह जानता था कि किसी व्यक्ति की मानसिकता और व्यक्तित्व उसके अनुभवों के आधार पर बहुत बदल जाएगा, खासकर उसके बचपन और किशोरावस्था में। इसलिए अगर उसे उसके व्यक्तित्व और स्वभाव को बदलने का मौका मिला तो उसे लगा कि वह जितनी जल्दी ऐसा करेगा उतना ही बेहतर होगा। महम, एलिया ने अपने होंठ काटे और अपना सिर हिलाया। उस पल उसके दिमाग में एक विचार आया जिसने उसके दिल को झकझोर दिया। इस बिंदु पर डेविस को गहराई से एहसास नहीं था कि 1 इंच देने से लोग 1 गज लेने के लिए ललचा सकते हैं। अध्याय 37, जागृति। एलिया, डेविस की आवाज़ ने उसे उसके विचारों से वापस खींच लिया, जिससे वह थोड़ा शर्मा गई। महम, अब जब हम दोस्त बन गए हैं तो अब से जब भी हम अकेले हों मुझे डेविस कहना ठीक है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों के सामने मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ। अगर तुम किसी और के सामने मेरा नाम लोगी तो हालात तुम्हारे लिए बुरे हो जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो मैं उसका ध्यान रखूंगा। इसलिए तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गई, डी डेविस। उसकी नज़रों से बचते हुए एलिया ने शर्म से अपना सिर हिलाया, जबकि उसके घने काले बाल बगल में गिरे हुए थे। तो एलिया, तुमने मुझे पीछे क्यों नहीं धकेला? मुझे लगता है कि तुम अब मुझे जवाब दे सकती हो। डेविस ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। एलिया का चेहरा उदास हो गया, उसने अपने हाथों को अपनी उभरती हुई छाती के सामने रखा और बुदबुदाई। वह, यानी प्रशिक्षण में एक नौकरानी के रूप में हमें रात्रिकालीन सेवाओं के बारे में सीखना पड़ता है, इसलिए मैं इसके लिए काफ़ी तैयार थी। जब तक उसने बात खत्म की उसका चेहरा इतना लाल हो गया था कि वह लाल सेब जैसा लग रहा था। ये सुनकर डेविस अवाक रह गया। क्या क्या उन कमीनों ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? मैं निश्चित रूप से तुम्हारा बदला लूंगा। डेविस गुस्से से भड़क उठा। वे छोटी लड़कियों के साथ क्या कर रहे हैं? ये निस्संदेह उसकी नैतिक नोटबुक में एक अपराध है। आह, नहीं नहीं, हमें केवल किताबों से सीखने के लिए बनाया गया है। और उसने जल्दी से कहा, डर था कि वह गलत समझ सकता है, लेकिन फिर चुप हो गई। और क्या? डेविस के चेहरे पर एक खाली भाव था। और हमें उस क्रिस्टल से सीखने के लिए बनाया गया है जो तुमने कल लिया था। और क्या बकवास है, यहाँ पोर्नोग्राफी भी है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने पहचान लिया कि यह किस प्रकार का क्रिस्टल है। डेविस फिर से अवाक रह गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और उसने गले में कुछ अटका लिया। फिर हमें सब्जियों के साथ अभ्यास कराया जाता है। वह चिल्लाई और झुक गई, अपने पैरों को पकड़ते हुए उसने अपना चेहरा छिपा लिया और शर्म से चुप हो गई। हा 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 हा, डेविस हंसा, सचमुच फर्श पर लौटने लगा। उसने अपने पूरे जीवन में ऐसी हंसी नहीं देखी थी। वह इतना हंसा कि उसकी आंखों से आंसू की एक छोटी सी बूंद निकल गई। उस हंसी को सुनकर एलिया को लगा कि वह शर्म से मर जाएगी। अपनी हंसी रोकते हुए डेविस चुप हो गया और उसे एहसास हुआ कि वह अपने नए दोस्त को धमकाने के आनंद से जाग गया है। आह, ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, उसने उसके कंधों को उठाया और उसे खड़ा किया। एलिया, अगर तुम अपनी इस स्थिति से बाहर निकलना चाहती हो तो तुम्हें ताकत की ज़रूरत है। ताकत शक्ति का मूल रूप है, और अगर तुम्हारे पास यह है तो कोई भी तुम्हारी स्थिति या तुम्हारे कार्यों की परवाह किए बिना तुम्हें नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने गंभीरता से कहा। एलिया ने अपना संयम वापस पाया और अपना सिर हिलाया। अंदर से वह उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहती थी। डेविस ने विश्वसनीय स्वर में कहा, मैं तुम्हें साधना सिखाऊंगा, इसलिए चिंता मत करो। ऐसा कहा जाता था कि शिक्षण का समझ पर प्रभाव पड़ता है। जहां एक शिक्षक अपनी समझ में अपनी विसंगतियों को महसूस करने में सक्षम होगा, और यही कारण है कि अधिकांश पुरुष प्रतिभाशाली लोग अपनी समझ को सत्यापित करने और विकसित होने के लिए जल्दी ही शिष्य प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि डेविस के पास ऐसा रवैया नहीं था जब उसने एलिया से यह कहा। चाहे ये भाग्य हो या दुर्भाग्य, एलिया उसकी निजी नौकरानी बन गई, और वह ये देखना चाहता था कि वह एक सामान्य व्यक्ति नहीं है जिसे वह भविष्य में पीछे नहीं छोड़ेगा। एक राजकुमार के रूप में जो अपने काम के बारे में आत्म जागरूकता रखता है, वह लोरेट साम्राज्य के इस तथाकथित रिवाज को आसानी से अस्वीकार कर सकता था यदि वह इसके बारे में अडिग रहता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? शायद उसे लगा कि उनकी मुलाकात भाग्य या संयोग थी, या उसे शाही जीवन जीने जैसा लगा। उसे नहीं पता था। शायद मैं अपनी वर्तमान जीवन शैली से बहुत ऊब गया हूं और इसे दिलचस्प बनाने के लिए कुछ चाहिए। डेविस ने मन ही मन हंसते हुए अपने कार्यों को समझने की कोशिश की। धन्यवाद, डेविस। इसे बंद करो, और दोस्तों के बीच धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। डेविस ने हल्के से अपना सिर हिलाया।
इसे देखो, तुम पहले से ही उच्च स्तरीय मेरिडियन शोधन चरण में हो। एलिया को थोड़ा गर्व हुआ। हे, उन्होंने कहा कि मेरे पास खेती के लिए कुछ प्रतिभा है। मैंने सुना है कि इसीलिए उन्होंने मुझे इतना महंगा बेचा कि केवल शाही परिवार ही मेरे जैसे एक गुलाम को खरीद सकता था। मुझे नहीं पता कि इस तथ्य के बारे में खुश होना चाहिए या दुखी, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी प्रतिभा अच्छी है। इस बात को देखते हुए कि आपने अपनी उम्र में बिना किसी संसाधन के जो मुकाम हासिल किया है, डेविस ने सटीक रूप से यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हुए कहा कि दूसरों की तुलना में उनकी प्रतिभा कितनी ऊंची है। हालांकि प्रतिभा को केवल एक साधक की उम्र और साधना की जांच करने के आदिम तरीके से ही मापा जा सकता है, फिर उन पर कोई लेबल चिपका दिया जाता है, जैसे कि प्रतिभाशाली और अन्य नाम। उसके पास एलिया की प्रतिभा को सही ढंग से जांचने का कोई पैमाना नहीं था। ओह, लेकिन मैं इस तथ्य से बहुत खुश हूँ। आखिरकार मैं तुमसे मिल पाए। ऐसा सोचते हुए एलिया अपने दिल में मुस्कुराए। जो भी हो, चलो मेरी माँ से मिलते हैं। मैं तुम्हें उनसे भी मिलवाना चाहती हूँ। ओह, अगर यह महारानी है तो मैं पहले ही एक बार उनकी शाही महारानी से मिल चुकी हूँ। महामहिम ने मुझे केवल एक ही उद्देश्य दिया था और वह था तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना। ये सुनकर डेविस के चेहरे पर मुस्कान आ गई, ये सोचकर कि उसकी माँ अभी भी उसका बहुत ख्याल रखती है। ठीक है, तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें परिचय कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहीं रहो, मैं उससे मिलने जाऊंगा। इक्वल्स। महारानी के क्वार्टर में तारानकन उई उई एक बच्चे की लगातार रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो एक महिला के कानों को खटक रही थी। अब रो मत, डायना, माँ यहाँ है। क्लेयर ने डायना को शांत करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ मिनटों के बाद उसने अचानक रोना बंद कर दिया और शांति से सो गई। डायना के पास अपने पिता की तरह दो शुद्ध नीलम आंखें थीं। वह गोल मटोल और अविश्वसनीय रूप से प्यारी थी। उसके काले बाल छोटे और लहराते थे। अगर वह बड़ी हुई तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह अपने पिता की आंखों और बालों के साथ अपनी माँ की तरह दिखने लगेगी। डेविस ने दरवाजा खोला और अपनी माँ के कमरे में चला गया। ओह, डेविस, यहाँ आओ, यहाँ आओ। अगर डायना ने रोना बंद नहीं किया होता तो मैं तुम्हें ढूंढने निकल जाती, क्लेयर ने अपने चेहरे पर एक उदास भाव के साथ कहा। हे माँ, आज मैंने एवलिन कॉल्डन को देखा। डेविस मुस्कुराया, उसके होंठ एक मुस्कान में बदल गए। ओह, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? क्लेयर की आंखें ऊपर उठीं और उसने उसे जांचा। वह वास्तव में सुंदर है और मुझे लगता है कि मुझे भी उससे लगाव हो गया है। हाँ, डेविस, अपने पिता की तरह तुम दोनों आसानी से सुंदर महिलाओं के प्रति आकर्षित हो जाते हो। हालांकि ये सुनकर वह आखिरकार शांत हो गई। डेविस ने अपना सिर हिलाया, लेकिन इनकार नहीं किया। कौन सुंदर नहीं चाहता? शायद एक अपंग आदमी और एक टूटा हुआ या ठंडा दिल वाला आदमी। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग थे। हालांकि सुंदरता के मामले में मिस एवलिन की तुलना किसी भी तरह से उसकी माँ से नहीं की जा सकती। उन दोनों को दुनिया से अलग कहा जा सकता है। हालांकि फिगर के मामले में मिस एवलिन ने तुलना करने की ज़रूरत के बिना ही बढ़त हासिल कर ली। या डेविस को ये कहना चाहिए कि उसका फिगर उसके टाइप के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है। मुझे लगता है कि यह शादी अब लगभग तय हो चुकी है। क्लेयर ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। आखिरकार वही थी जिसने सबसे पहले इस सगाई को तय किया था। अगर यह शादी रद्द हो जाती तो उसका चेहरा उसके अपने बेटे द्वारा फेंक दिया जाता। ऐसा नहीं है कि उसे पहले से ही चेहरे जैसी किसी चीज़ की परवाह थी। इतनी जल्दी नहीं, माँ। डेविस ने अपना सिर हिलाया। हाथ। मम्मा। क्लेयर को उम्मीद नहीं थी कि वह मना कर देगा, इसलिए उसने उसे एक हैरान नज़र से देखा। उसने उन घटनाओं के बारे में बताया जो उसके कॉल्डन एम्पोरियम में होने के दौरान हुई थीं। और बस, मुझे नहीं लगता कि उसे शादी की व्यवस्था पसंद है, और अगर वह मुझे पसंद नहीं करती है तो उसे जाने दो। डेविस ने अपने हाथ फैलाए। लेकिन घटनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से शादी के खिलाफ नहीं है। क्लेयर ने उसकी कहानी सुनने के बाद अनुमान लगाया। तो हमें देखना होगा कि यह कैसे होता है। अगर वह किसी भी तरह से मेरे साथ नहीं रहना चाहती है तो हम शादी रद्द कर देंगे। सहमत? मैं खुद से ये तय नहीं कर सकती, इसलिए आपको अपने पिता से पूछना चाहिए। क्लेयर के चेहरे पर एक मुश्किल भाव था। यही है वह पौराणिक मोड़ तकनीक जिसके बारे में उसने सुना था, जिसका इस्तेमाल उसकी पिछली दुनिया में लगभग सभी माता पिता करते थे। डेविस ने आह भरी। कम से कम आप उसे मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, क्लेयर ने सिर हिलाते हुए कहा। तो आपकी नई निजी नौकरानी के बारे में क्या ख्याल है? संतुष्ट? क्लेयर ने मुस्कुराते हुए उसे आंख मारी। बहुत संतुष्ट। उसने भी उसे आंख मारी। कमाल है, माँ ने उसे तुम्हारे लिए लाने के लिए कुछ जुगाड़ किए होंगे। हालांकि वह एक नौकरानी के लिए काफ़ी महंगी थी, उसने इस बारे में सोचते हुए मुंह बनाया। सिर्फ तथ्यों के लिए उसकी कीमत वास्तव में कितनी थी? डेविस ने अपनी जिज्ञासा को अपने ऊपर हावी होने दिया। क्लेयर ने शांति से कहा और एक उंगली उठाई। एक बैंगनी सिक्का।
100 मिलियन तांबे के सिक्के। डेविस के चेहरे पर एक अचंभित भाव था। इतना महंगा? इस दुनिया में मुद्रा तांबे के सिक्कों से लेकर बैंगनी सिक्कों तक होती है। हालांकि यह केवल यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि मॉडल ग्रेड से लेकर उच्च ग्रेड तक के खजाने जैसे सामान भी स्वीकार किए जा सकते हैं। 100 तांबे के सिक्के एक चांदी के सिक्के के बराबर होते हैं। 100 चांदी के सिक्के एक सोने के सिक्के के बराबर होते हैं। 100 सोने के सिक्के एक प्लेटिनम सिक्के की तुलना में होते हैं, जबकि 100 प्लेटिनम सिक्के एक बैंगनी सिक्के की तुलना में होते हैं। बैंगनी सिक्के ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट में फैली खदानों से निकाले गए पीक लेवल अर्थ ग्रेड अयस्कों से बनाए जाते हैं। हालांकि जो भी खदानें मिली उनमें से हर खदान कमोबेश खनन की हुई थी, इसलिए केवल ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट में मुद्रा चल रही थी और बैंगनी सिक्के वर्तमान में विनिमय के लिए शीर्ष मुद्रा बन गए। इंपीरियल लाइब्रेरी के अभिलेखों में ये भी लिखा गया था कि इससे भी अधिक मुद्रा थी, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण समय बीतने के साथ गायब हो गई। डेविस ने चुपके से अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि उसने अपनी सोच से एक महंगी नौकरानी को भ्रष्ट कर दिया है। वैसे माँ क्लारा कहाँ बंद है? डेविस ने पूछा, थोड़ा उदास महसूस करते हुए, क्योंकि उसने उसे लंबे समय से नहीं देखा था। क्लारा? होह! क्लेयर ने जोर से आह भरी। वह बच्ची किसी कारण से वैसी नहीं रही जैसी वह हुआ करती थी। वह हमसे, अपने पिता और माँ से बच रही है। उसने उदास होकर कहा और आगे कहा, मैंने क्या गलत किया? क्या मैंने उसके साथ कोई गलत किया? तुम्हारे पिता उससे बात करने से डरते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि वह अपनी छोटी उम्र के बावजूद एक वयस्क की तरह स्वाभाविक रूप से अपने बारे में सोच सकती है। वह केवल तुमसे बात करती है और हमसे ज़्यादा बात नहीं करती। मुझे ये भी अजीब लगता है कि वह हमसे कुछ दूरी बनाए रखती है। क्लेयर ने निराशा में अपने होंठ काटे। ईमानदारी से कहूँ तो तुम दोनों एक सामान्य बच्चे से इतने अलग हो कि हम बातचीत करते समय शब्दों का चयन करने में भी संकोच करते हैं। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ डेविस, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारे विपरीत हमसे खुलकर बात नहीं करती। वह बस एक छोटा सा जवाब देती है या अपना सिर हिलाकर अपना काम करने लगती है। बातें इतनी गंभीर कब हो गईं? डेविस की आंखें फड़क उठीं। अध्याय 38, एलिया को पढ़ाना। चिंता मत करो माँ, यह शायद उसकी ओर से किसी तरह की गलतफहमी होगी। डेविस ने सांत्वना देते हुए कहा, याद रखो माँ, भले ही वह वयस्कों की तरह जटिल विचारों को संसाधित कर सकती है, लेकिन वह अभी भी एक बच्ची है, शरीर और आत्मा दोनों में मेरे विपरीत। उसे अपनी भावनाओं को समझने में कुछ समय लगेगा। मुस्कुराने से पहले वह रुका। अगर वह नहीं कर सकती तो मुझे उसे एक अच्छे भाई की तरह एहसास कराना होगा। क्लेयर का हौसला बढ़ा और उसने जल्दी से उसे गले लगा लिया। मुझे पता था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ डेविस। तुम सबसे अच्छे हो। एक कर्तव्यनिष्ठ बेटा वास्तव में एक विश्वसनीय बेटा होता है। हे इक्वल्स 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 इक्वल्स। अपनी माँ के साथ कुछ समय बिताने के बाद डेविस अध्ययन कक्ष में वापस आ गया। उसके पास खेती के अलावा कोई काम नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि वह इस अवसर का उपयोग एलिया को खेती के बारे में सिखाने के लिए कर सकता है। एलिया, मैंने पहले कहा था कि मैं तुम्हें खेती सिखाऊंगा। डेविस उसके पास गया और बातचीत शुरू की। एलिया ने अपना सिर हिलाया। अगर वह कहती कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है तो ये झूठ होगा। डेविस उसका वर्तमान ज्ञान जानना चाहता था। इससे पहले, अब तक तुम्हें साधना के बारे में क्या पता है? मैं सिर्फ मेरिडियन रिफाइनमेंट स्टेज के बारे में जानती हूँ। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया गया है। एलिया ने शर्म से अपने होंठ सिकुड़े, फिर से हीन भावना महसूस की। तो मुझे ये समझाने की कोशिश करो, डेविस ने कहा। एलिया हैरान दिखी, लेकिन उनकी आंखें सिकुड़ गईं और उन्होंने समझाने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा किया। मेरिडियन रिफाइनमेंट स्टेज वह है जहां हम आसपास के वातावरण से स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित करके अपने मेरिडियन को परिष्कृत करते हैं। एसेंस गैदरिंग कल्टीवेशन मैनुअल का अभ्यास किए बिना इसे अवशोषित करना लगभग असंभव है, जो हमें सिखाता है कि शरीर में स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को कैसे प्रसारित किया जाए और इसे हमारे डेंटियन में कैसे परिष्कृत किया जाए। हवा में स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा भी अशुद्ध है, जिससे हमारे लिए उस पद्धति से साधना करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारे पास इस चरण को जल्दी से पूरा करने के लिए परिष्कृत गोलियों पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अन्यथा हम इस अशुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित करके केवल धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। बाद में हम अपने शरीर में सभी मेरिडियन को परिष्कृत करते हैं, लगभग सभी मेरिडियन बिंदुओं और मार्गों को खोलते हैं, जब तक कि हम अगले चरण के लिए अपने मेरिडियन में ऊर्जा संग्रहित करना शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, आपको मेरिडियन रिफाइनमेंट स्टेज की अच्छी समझ है। डेविस ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया, जैसे कि वह खुद एक विशेषज्ञ हो। एलिया ने मासूमियत से मुस्कुराया। वास्तव में उसके द्वारा तारीफ किए जाने पर प्रसन्नता हुई। डेविस ने फिर बात संभाली। मैं आपको अगले चरण, ऊर्जा संघनन चरण के बारे में समझाता हूँ।
जैसा कि नाम से पता चलता है, हम आसपास के वातावरण से ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू करते हैं और इसे अपने मेरिडियन में संग्रहित करते हैं, क्योंकि हम ऊर्जा को प्रसारित करते हैं और अंत में इसे अपने डेंटियन में संग्रहित करते हैं। इससे हमारे मेरिडियन में गुणात्मक परिवर्तन होता है जो हमारे द्वारा अवशोषित ऊर्जा के तत्व या विशेषता पर निर्भर करता है। मेरे मामले में ये बिजली की ऊर्जा है। अपने माता पिता की मदद से मैंने अपने मेरिडियन को बिजली की विशेषता की ओर अधिक झुकाव के लिए परिष्कृत किया है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि मैं बिजली से जुड़ी सौर ऊर्जा की खेती करने के लिए अधिक उपयुक्त हूँ। इसके अलावा हम अपने मेरिडियन पॉइंट और डेंटियन में जिस ऊर्जा को परिष्कृत और संग्रहित करते हैं, उसकी शुद्धता हमारे द्वारा विकसित किए गए सौर संग्रह साधना मैनुअल पर निर्भर करती है। सौर ऊर्जा जितनी शुद्ध होगी, हम उतने ही शक्तिशाली होंगे, यहाँ तक कि इस तथ्य को भी जोड़ते हुए कि हमारे मेरिडियन पॉइंट अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं जब हम उस साधना प्रणाली में अगले स्तर को पार करते हैं तो अधिक ऊर्जा संग्रहित करने में सक्षम होते हैं। महम, एलिया ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। वह उसकी सरल व्याख्या को समझ सकती थी। उसने सोचा कि डेविस की व्याख्या को समझना किताबों को पढ़ने से कहीं अधिक आसान था, जो वास्तव में साधना को इतना रहस्यमय बनाना पसंद करती थी कि वह इसका एक भी अंश नहीं समझ पाए। इसके बाद उसने बॉडी कल्टीवेशन सिस्टम पर जाने से पहले कुछ समय के लिए उसे इसकी अवधारणाएं समझाईं। चलो बॉडी कल्टीवेशन सिस्टम पर चलते हैं। इसे समझना मुश्किल नहीं है और इसके लिए बहुत ज़्यादा समझ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए अन्य दो साधना प्रणालियों की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। हमें बस उन निश्चित संसाधनों से ऊर्जा को अवशोषित करना है और इसे अपने शरीर, मेरिडियन, हड्डियों, टेंडन, आंतरिक मांसपेशियों, बाहरी मांसपेशियों और अंगों में प्रसारित करना है, जिससे हमारा पूरा शरीर इस प्रक्रिया में मजबूत बनता है। शुरुआती चरणों में शरीर साधना प्रणाली के नाम उस आभा के आधार पर व्यवस्थित होते हैं जो हम साधना के बाद उत्सर्जित करते हैं। जब हम लगातार साधना करते रहते हैं और अपने पूरे शरीर को मजबूत बनाते हैं, तो हम जो आभा उत्सर्जित करते हैं उसका रंग बदल जाता है, जो दर्शाता है कि हम अगले चरण से गुजर चुके हैं। कॉपर स्टेज में हम एक लाल भूरे रंग की आभा उत्सर्जित करते हैं जो हमारे शरीर को घेर लेती है जब हम बॉडी कल्टीवेशन तकनीक का उपयोग करते हैं। इस चरण में केवल हमारा मांस मजबूत होता है। कांस्य चरण में हम एक परिष्कृत भूरे रंग की आभा उत्सर्जित करते हैं और इसी तरह अगले चरणों के लिए भी। इस चरण में मांस और मेरिडियन मजबूत होते हैं। इसके अलावा यह अफवाह है कि जितना अधिक आप अपने शरीर को प्रशिक्षित करते हैं, उतनी ही अधिक ऊर्जा आप अपने मेरिडियन में संग्रहित कर सकते हैं। हालांकि चूंकि मैंने अपने शरीर को तपाकर साधना की तुलना में सार संग्रह साधना में बहुत प्रगति नहीं की है, इसलिए मैं तुलना को समझने में विफल हूँ। एलिया ने उसे समझाते हुए अपना सिर हिलाया। उसके बाद उसने इस बात पर जोर दिया कि अवशोषित संसाधनों से ऊर्जा को शरीर में कुशलतापूर्वक कैसे प्रसारित किया जाए। उसने शरीर को तपाकर साधना प्रणाली में साधना के खतरों के बारे में भी बताया। एक गलत कदम और सबसे बुरी बात जो आपके साथ हो सकती है वह यह है कि आप अपंग हो सकते हैं या यहाँ तक कि मर भी सकते हैं। एलिया ने सांस रोककर कहा, लेकिन उसे ये भी लगा कि अब वह उसकी मदद से आत्मविश्वास से साधना कर सकती है। इस पर छोड़ते हुए मुझे लगता है कि मैं बाद में आपको आत्मा को तपाकर साधना के बारे में समझा सकता हूँ। हालांकि ये स्पष्ट है कि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। ठीक है, एलिया ने आज्ञाकारी और आराध्य तरीके से कहा। वह पहले बताई गई सारी जानकारी अपने दिमाग में ले रही थी, इसलिए कोई भी और जानकारी बेकार हो जाएगी क्योंकि वह निस्संदेह भ्रमित हो जाएगी। ओह यार, मैं उसे सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन कैसे समझाऊं? ये तीनों कल्टीवेशन सिस्टम में से सबसे रहस्यमय है और इसमें बहुत सारी जटिल पेचीदगियां शामिल हैं। डेविस को सिरदर्द महसूस हुआ। स्पष्टीकरण से ज़्यादा सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन ने भावना पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया, स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनि का अनुभव किया। वह जानता था कि वह कोई शिक्षक नहीं है और वह उसे वह नहीं सिखा सकता जो वह पूरी तरह से नहीं समझता। रॉयल कैपिटल में कॉल्डन फैमिली मैनर में क्या छोटे राजकुमार ने कहा कि वह अपनी और मेरी बेटी के बीच की शादी रद्द कर देगा। इवान कॉल्डन, जो अपने कमरे में कुर्सी पर बैठा था, अचानक खबर सुनकर चौंक गया और खड़ा हो गया। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो फटने वाला हो। नहीं, ऐसा नहीं है, परिवार के मुखिया, एक थोड़े मोटे आदमी ने समझाने की कोशिश की। वह कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज कॉल्डन था, कॉल्डन एम्पोरियम का मैनेजर, जो पिछली घटना के बारे में रिपोर्ट करने आया था। फिर क्या? राजकुमार ने केवल इतना बताया कि युवा मालकिन एवलिन को अपनी पसंद का चुनाव करना है और वह उसे अपनी उपपत्नी बनने के लिए मजबूर नहीं करेगा। अगर वह उससे शादी नहीं करना चाहती है तो उसने कहा कि वह अपने शाही पिता सम्राट की मदद से शादी रद्द कर देगा। जॉर्ज कॉल्डन ने अपने शब्दों के चयन को स्पष्ट करने की कोशिश की। इवान कॉल्डन ने ठंडे स्वर में कहा, हम लोरेट परिवार अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। हमने उन्हें 2 आपदाओं से पार पाने में मदद की, विद्रोह और युद्ध। शादी वादे के मुताबिक होगी। भले ही वे अपनी बात से पीछे न हटें, लेकिन अगर यंग मिस्ट्रेस एवलिन मना कर दे तो क्या होगा? राजकुमार अपनी ओर से कोई अच्छा कारण होने पर विवाह को होने से रोक देगा।
इवान कॉल्डन के चेहरे पर एक कठोर भाव था, फिर उसने एक गहरी सांस ली। वह अपनी आवाज़ कम करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यह क्या मेरी बेटी ने कुछ कहा? युवा मालकिन ने कुछ नहीं कहा और विवाह से पीछे भी नहीं हटी। इवान कॉल्डन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह अपनी बेटी को सबसे अच्छी तरह से जानता था, लेकिन कॉल्डन परिवार की समृद्धि के लिए उसे बलिदान करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि वह अपनी बेटी का बलिदान कर रहा है क्योंकि उसे लोरेट परिवार के अलावा अपनी बेटी से विवाह करने के लिए अधिक भरोसेमंद परिवार नहीं पता था। लोरेट परिवार से उसकी शादी करना उस समय उसके लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव था, क्योंकि शाही परिवार के साथ संबंध बनाना भी महत्वपूर्ण था। अन्यथा समय बीतने के साथ उनका कुलीन परिवार जल्दी ही समाप्त हो सकता था। ऐसा लग रहा था कि यंग मिस्ट्रेस किसी कारण से हिचकिचा रही थी। ये भी एक अच्छी खबर है। जॉर्ज कॉल्डन ने अपने चिकने होठों को चौड़ा किया और एक मेढक की तरह मुस्कुराया। क्या उसने उस छोटे से बच्चे में दिलचस्पी ली है? बिल्कुल नहीं। वह बचपन से ही इस शादी के समझौते को रद्द करने पर अड़ी हुई थी और कल भी वैसी ही रही। क्या हुआ था? भले ही आप मुझसे पूछें। जॉर्ज कॉल्डन के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। अध्याय 39 टकराव। पूरा 1 साल बीत गया। इस समय डेविस 9 साल का हो गया। वह 145 सेंटीमीटर लंबा हो गया। उसका चेहरा धीरे धीरे अपने पिता की तरह दिखने लगा, जो निस्संदेह एक महिला हत्यारे की तरह दिखते थे। अपनी मां के पहलुओं के साथ, ये निश्चित है कि वह भविष्य में महिलाओं के बीच वास्तव में लोकप्रिय हो जाएगा। डेविस ने अपना अधिकांश समय केवल साधना में बिताया। वह अंततः मध्य स्तरीय लौह अवस्था, उच्च स्तरीय शिशु आत्मा अवस्था, उच्च स्तरीय ऊर्जा संघनन अवस्था तक पहुंच गया। वह केवल 9 साल की उम्र में बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन में तीसरे चरण में प्रवेश कर गया था। यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी जिस पर ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट के किसी भी माता पिता को गर्व होगा, जिसमें उसके माता पिता भी शामिल हैं। इस वर्ष के दौरान उसे एवलिन से मिलने का मौका नहीं मिला, या यूं कहें कि उसने उस मामले को अपने दिमाग में रख लिया। वह अभी भी उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। उसने एलिया को बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन और एसेंस गैदरिंग कल्टीवेशन में भी प्रशिक्षित किया। उसने उसे दूसरों की राय की परवाह किए बिना उन्हीं कल्टीवेशन तकनीकों में प्रशिक्षित किया जिन्हें उसने खुद किया था। उसकी प्रतिभा भी शानदार थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वह प्रतिभाशाली हो। वह कुछ बेतरतीब बहाने बनाकर उसकी खेती के लिए संसाधन जुटाने में कामयाब रहा। बेशक अगर उसके पिता और मां को इस बारे में पता चल गया तो उसे भी नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन उसे इसका ख्याल रखने का आत्मविश्वास था। इस दौरान एलिया ने पीक लेवल कॉपर बॉडी स्टेज और पीक लेवल मेरिडियन रिफाइनमेंट स्टेज हासिल किया। लोगन और क्लेयर ने भी कड़ी मेहनत की और इस साल एक बच्चे को जन्म दिया। डेविस खुश था कि उसे आखिरकार एक छोटा भाई और एक बलि का बकरा मिल गया, जिसे वह इस साम्राज्य की गद्दी पर बिठा सकता था। अगर और छोटी बहनें होतीं तो उसे लगता कि शायद उसे मधुमेह हो जाएगा। लोगन ने साम्राज्य के मामलों को देखने के लिए ज़्यादातर कड़ी मेहनत की। उसके पास केवल क्लेयर से मिलने के लिए पर्याप्त समय था और वह डेविस के बारे में चिंतित नहीं था, जबकि उसे ये भी नहीं पता था कि क्लारा के बारे में क्या करना है। क्लारा 5 साल की हो गई। उसने सामान्य रूप से साधना शुरू कर दी, जैसे राजधानी शहर में कोई भी बच्चा इस उम्र में पहुंच जाता है, लेकिन उसने बिना किसी बाधा के साधना में तेजी से प्रगति करने की कोशिश की। वह निम्न स्तरीय मेरिडियन शोधन चरण तक पहुंच गई और पहले से ही मेरिडियन शोधन चरण के मध्य स्तर को तोड़ने के कगार पर थी। लेकिन एक दिन पहले वह डेविस से भी ज़्यादा साहसी थी और उसने बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन सिस्टम की साधना करने की कोशिश की थी, लेकिन बुरी तरह विफल रही। वह दर्द सहन नहीं कर सकी और बेहोश हो गई। उसके शरीर में बची हुई ऊर्जा बेकाबू हो गई और उसके छोटे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचा। सौभाग्य से ये घातक नहीं था क्योंकि उस समय लोगन उसके बगल में था। लोगन, जिसने उसे बॉडी कल्टीवेशन सिस्टम की साधना करने की अनुमति दी थी, क्लेयर से बुरी तरह पिट गया। बेशक ये सब क्लेयर के कमरे में हुआ था या वह अपना चेहरा खो देता। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे भी क्लारा के बारे में दोषी महसूस हो रहा था। डेविस, जिसने ये घटना सुनी थी, चिंतित हो गया और कल से क्लारा के साथ उसके कमरे में रहने लगा। वह अभी भी नहीं जागी। डेविस ने उसके चेहरे को गर्मजोशी से देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। क्लारा ने भी उसके हाथों को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि उसने ऐसा जानबूझकर किया या अवचेतन रूप से। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, क्लारा? डेविस ने फिर से आह भरते हुए कहा। उसे नहीं पता कि कल से उसने कितनी बार बूढ़े की तरह आह भरी। उसने इस दुर्घटना के लिए खुद को भी दोषी माना। काश मैंने उसे ठीक से देखा होता। काश मैंने उस समय से उस पर ध्यान दिया होता। आखिरकार मैंने माँ से उसकी देखभाल करने के बारे में यही कहा था। दयनीय। इस तरह के विचार उसके दिमाग में घूम रहे थे, जिससे वह बुरी तरह उदास हो गया। जैसे ही वह अपने अवसाद में डूबा हुआ था, क्लारा का हाथ थोड़ा सा हिल गया। इससे डेविस अपने अवसाद से जाग गया और वह बेचैन होकर चिल्लाया, क्लारा।
क्लारा, जो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, जैसे उसकी पलकें भारी हो गई हों। ये देखकर कि वह ठीक थी, डेविस ने राहत की सांस ली, जो उसके द्वारा छोड़ी गई पिछली अवसादग्रस्त आहों से बहुत अलग थी। भाई, उसने उसे कमज़ोर ढंग से मुस्कुराते हुए पुकारा। उसके चेहरे पर उस कमज़ोर मुस्कान को देखकर डेविस खुद को बहुत ज़्यादा अपराधबोध में खो गया। उसे लगा जैसे कोई उसके दिल में छुरा घोंप रहा है। क्लारा, मुझे माफ़ करना, ये सब भाई की गलती है। मुझे तुम्हें उस समय अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो। मैंने तुम्हें बेमतलब की तकलीफ़ें दी हैं, मुझे बहुत माफ़ करना, भले ही तुमने इतनी मेहनत की हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। क्लारा ने अचानक अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी और कमज़ोर ढंग से मुस्कुराई, जिससे वह रुक गया। ये भाई की गलती नहीं है। वह एक वाक्य एक भाले की तरह था जो उसके प्रतिरोध को छेदता हुआ उसे महसूस हुआ कि उसका अपराधबोध असीम प्रेम में घुल गया है। उसकी आंखों से एक आंसू गिर गया और उसने अपने होंठ काटे। क्यों? तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? डेविस ने कमजोरी से पूछा। वह समझ नहीं पाया। क्लारा सिर्फ 5 साल की थी और उसे इतनी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसकी नज़र में वह एक छोटी बच्ची थी जिसे पूरे दिन खेलना और मुस्कुराना चाहिए और फिर अपने चेहरे पर एक प्यारी सी अभिव्यक्ति के साथ सो जाना चाहिए। लेकिन वह ऐसी नहीं थी। वह एक खास मामला था क्योंकि वह एक ट्रांसमिग्रेटर था और जानता था कि वह क्या कर रहा है। और ऐसा भी नहीं था कि वह आंख मूंद कर साधना में कूद रहा था। सभी संभावित तरीकों और परिणामों को जानने के बाद ही उसने ये कदम उठाने का फैसला किया था। क्लारा धीरे से उठी और अपने भाई को कसकर गले लगा लिया, जैसे कि वह उसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देगी, क्योंकि मैं हमेशा भाई के साथ रहना चाहती हूँ। इस बार उसने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने जो किया है उससे उसके भाई को भी उतना ही नुकसान हुआ है। उसने अपने बड़े भाई को पहले कभी आंसू बहाते नहीं देखा था, इसलिए इसका उस पर और भी ज्यादा असर हुआ। डेविस वहीं खड़ा रहा, स्तब्ध। वह उसके मासूम चेहरे को देखकर उसके साथ रहने की उसकी शुद्ध भावनाओं को महसूस कर सकता था। वह अवाक रह गया। फिर वह उनसे क्यों बच रही थी? क्या वह किसी कारण से उन सभी से नहीं बच रही थी? क्यों? मैं ही क्यों? मेरे लिए सिर्फ तुम ही थे। क्लारा ने कमज़ोर स्वर में जवाब दिया और अपने होंठ काटे। मैं? पिताजी और माँ के बारे में क्या? माँ और पिताजी दोनों, वे दोनों समय समय पर मुझसे झूठ बोलते हैं, जैसे कि उन्होंने पहले से ही इसका अभ्यास किया हो। शाही महल में दूसरे लोग भी झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं, और इससे मैं बहुत डर जाती हूँ। सिर्फ भाई ने मुझसे झूठ नहीं बोला। तुम्हारे साथ रहना मुझे सहज बनाता है। माँ और पिताजी ने झूठ बोला। ऐसा नहीं हो सकता। डेविस ने अपना सिर हिलाया। मैं सच कह रही हूँ, मेरी आंखों ने ऐसा कहा है। बदले में क्लारा ने हताश होकर कहा। डेविस ने सिर हिलाया। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास है। तो भाई तुम्हारे लिए इसकी पुष्टि करेगा। डेविस मुस्कुराया। क्लारा दंग रह गई। नहीं। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, डेविस ने लोगन और क्लेयर को क्रिस्टल ट्रांसमिशन भेजा कि क्लारा जाग गई है और तुरंत उनकी उपस्थिति का अनुरोध कर रही है। सब ठीक है, भाई तुम्हारी रक्षा करेगा। डेविस ने उसके छोटे कंधों को थामते हुए दृढ़ता से उत्तर दिया। महम, क्लारा ने घबराते हुए अपना सिर हिलाया। पहले वह चिंतित थी, लेकिन अब जब उसके भाई ने उसे आश्वस्त किया है तो वह खुश महसूस कर रही है। इस बीच डेविस ने सोचा, झूठ? क्या झूठ हो सकता है? ये हाथ से बाहर हो रहा है। यहाँ तक कि मेरे पास ये बताने का कोई तरीका नहीं है कि वे झूठ बोल रहे हैं या नहीं। मुझे लगता है कि मुझे उनसे सीधे क्लारा के सामने पूछना होगा। उनका अप्रत्यक्ष रूप से सामना करने से क्लारा का मुझ पर से भरोसा उठ सकता है। चाहे कुछ भी हो, मैं बस जितना संभव हो सके उससे बचना चाहता हूँ। 1 मिनट भी नहीं बीता कि वे दोनों एक साथ क्लारा के कमरे में आ गए। ये देखा जा सकता था कि वे वास्तव में चिंतित थे। क्लारा, क्या तुम ठीक हो? दोनों ने एक साथ पूछा। उनकी आंखों में चिंता देखी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने क्लारा से कुछ दूरी भी बनाए रखी, इस डर से कि कहीं वह उनके प्रति अस्वीकृति न जता दे। क्लारा ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसे लगा कि वह जल्द ही मुसीबत में पड़ जाएगी। अगर वह उनकी आंखों में देखती तो उसे उनकी आंखों में चिंता और परवाह दिखाई देती। ये देखकर कि उसने अपना सिर नीचे रखा हुआ है, उन दोनों ने डेविस को सवालिया निगाहों से देखा। तारानकन खांसी। माँ और पिताजी, क्लारा और मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहते हैं। क्लारा कांप उठी। हालांकि थोड़ी सी। बात करें। क्या ये कोई गंभीर मामला है? लोगन ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। निर्भर करता है। बिल्कुल सही, मुझे भी आप दोनों से कुछ बात करनी है, क्लेयर ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि माँ जिस बारे में बात करना चाहती हैं और हम जिस बारे में बात करना चाहते हैं वह एक ही है। मम्मा। क्लेयर के चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। डेविस की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है और आप दोनों को ईमानदारी से जवाब देना चाहिए।
ये देखकर कि वे दोनों ही अनभिज्ञ थे, उसने अपनी प्यारी छोटी बहन की खातिर उनके प्रति अपना रवैया बदल दिया। अध्याय 40 गलतफहमी। कोई भी देख सकता था कि लोगन और क्लेयर के चेहरे पर सवालिया निशान थे। वे दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि डेविस अचानक गंभीर क्यों हो गया। आप दोनों को पता होना चाहिए कि क्लारा से झूठ बोलना मना है क्योंकि उसके पास ट्रांसेंडेंट ट्रुथ आइज है। इससे न केवल बुरा प्रभाव पड़ेगा बल्कि क्लारा को भी ठेस पहुंचेगी। क्या आप दोनों ने पहले कभी क्लारा से झूठ बोला है? डेविस ने गंभीर स्वर में पूछा। कुछ सेकंड सोचने के बाद क्लेयर ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी क्लारा से झूठ बोला है। मैंने भी नहीं। लोगन ने अपने चेहरे पर मासूम भाव के साथ कंधे उचकाए। डेविस ने अपना सिर घुमाया और देखा कि क्लारा स्तब्ध थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जो दर्शाता है कि उसकी आंखें सक्रिय थीं। ये कौन सी बात है क्लारा? क्या वे सच कह रही हैं? मेरी आंखें कहती हैं कि वे सच कह रही हैं, क्लारा ने अपने चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ कहा। डेविस ने सांस छोड़ते हुए आराम महसूस किया। क्लारा के चेहरे पर उलझन और अन्याय का भाव था। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन कैसे? मेरी आंखों ने भी मुझसे बहुत पहले कहा था कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला है। क्लारा, मेरा विश्वास करो, हमने तुमसे पहले कभी झूठ नहीं बोला है, क्लेयर ने आगे बढ़ते हुए कहा। गलतफहमी। डेविस ने धीरे से बुदबुदाया जबकि वह स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। झूठ नहीं? अगर यह झूठ नहीं है तो क्या यह हानिरहित धोखा हो सकता है? उसने सोचा। क्लारा, जब तुम्हारी आंखों ने कहा कि माँ ने तुमसे झूठ बोला है तो उसने वास्तव में क्या कहा था? डेविस ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। क्लारा अपने बिस्तर से उठी और डेविस के पास खड़ी हो गई। ऐसे कई उदाहरण हैं जब माँ और पिता ने मुझसे झूठ बोला है, उसने अपने चेहरे पर अन्याय का भाव रखते हुए कहा। यह स्पष्ट था कि उसके दिल में कुछ शिकायत थी। वे तीनों स्पष्ट रूप से अचंभित थे। क्लारा ने हिम्मत जुटाई और दृढ़ चेहरे के साथ कहा, ऐसा ही एक उदाहरण है जब मेरी माँ ने कहा कि जब मैं लगभग 3 साल की थी तब वह बाथरूम जा रही थी। माँ 1 घंटे से ज़्यादा समय बाद ही मेरे पास आए। मैंने पूछा कि वह वहाँ इतने समय तक क्या कर रही थी और उसने कहा कि वह नहाने का आनंद ले रही थी और इसलिए उसे बाहर आने में बहुत समय लगा। क्लारा ने रोते हुए कहा, मैं इतने दिनों से उसका इंतज़ार कर रही थी, फिर भी उसने मुझसे झूठ बोला। ये देखकर कि वे तीनों उसे भौहें सिकुड़े हुए और भ्रमित भावों से देख रहे थे, उसने अपने छोटे छोटे दांत भींचे और बोलना जारी रखा। एक और घटना तब की है जब पिताजी मेरे साथ खेल रहे थे। वे शायद ही कभी मेरे साथ खेलते हैं और फिर भी वे कहते हैं कि वे बहुत व्यस्त हैं। एक दिन जब पिताजी मेरे साथ खेल रहे थे, मैं गलती से सो गई और जब मैं जागी तो मैंने देखा कि पिताजी माँ को पीछे से पीट रहे थे। उन्होंने माँ की पीठ पर हाथ भी मारा। फिर जब उन्होंने मुझे जागते देखा तो वे जल्दी से अलग हो गए। मैंने देखा, आप इसे नकारने की कोशिश मत करो पिताजी। माँ का चेहरा लाल था और उन्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। क्लारा ने उन पर उंगलियां उठाते हुए रोना शुरू कर दिया। और जब मैंने पिताजी से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे बस उसके साथ खेल रहे थे। झूठ, सब झूठ। वाह। क्लारा रोई और रोई, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे क्योंकि वह इसे रोक नहीं पा रही थी। और जब मैंने माँ से इसके बारे में पूछा तो उसने भी कहा कि वह उसके साथ खेल रही थी। वाह भाई, वे हमेशा मुझसे झूठ बोल रहे हैं। अनो, ठीक है, रुको क्लारा, बस हो गया, मैं पहले ही समझ चुका हूँ। डेविस ने उसे गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे सांत्वना दी। क्लारा रोती रही, अपने दिल में बसी अपनी भावनाओं को अपने भाई पर उंडेलती रही। कुछ मिनटों तक सांत्वना देने के बाद उसने आखिरकार रोना बंद कर दिया। फिर डेविस ने उसे अपने आलिंगन से बाहर निकाला। फिर वह पलटा और अपने माता पिता को घूरने लगा। बिना किसी बहाने के वे दोनों शर्म से अपना सिर नीचे कर लेते हैं। अंदर ही अंदर वह आहें भरता है। वह समझ सकता है कि सम्राट और महारानी के रूप में उनके पास एक दूसरे के करीब आने के लिए बहुत कम समय है, लेकिन क्या उन्हें असामान्य रूप से स्मार्ट और छोटी क्लारा के सामने खुद को ठीक से नियंत्रित नहीं रखना चाहिए? ठीक है माँ और पिताजी, क्या आप क्लारा को अपनी बात समझाना चाहेंगे? वे दोनों चुप रहे, फिर भी सिर झुकाए रहे। भाई, क्या इसका मतलब यह है कि वे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला है? क्लारा ने मासूमियत से पूछा, उसका चेहरा आंसुओं से सना हुआ था। आह क्लारा, उन्होंने तुमसे झूठ नहीं बोला, लेकिन डेविस ने अपना सिर हिलाया, उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। क्लारा अचंभित रह गई। धोखा? मुझे? लेकिन क्यों नहीं तुम उनसे खुद पूछती हो? क्लारा, आगे बढ़ो, तुम्हारा भाई यहाँ है, वे तुम्हें जवाब देंगे। डेविस ने उसे धीरे से देखा। अपने दिल के अंदर वह जोर से हंस रहा था। वह उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था क्योंकि उन्होंने ये गड़बड़ कर दी थी। क्लारा ने अपने चेहरे पर चिंता के भाव के साथ प्यार से सिर हिलाया, लेकिन जब वह मुड़ी तो उसका भाव गंभीर हो गया। फिर भी यह अभी भी प्यारा था। माँ, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? कोई जवाब नहीं था।
डेविस उनकी आंखों को इधर उधर घूमते हुए देख सकता था। वह थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकता था कि वे आत्मा संचरण का उपयोग करके बातचीत कर रहे थे। पिता, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्लारा हार नहीं मान रही थी। उसकी आंखें फिर से नम हो गईं और उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्लेयर और लोगन ने एक दूसरे के चेहरे को देखा और आह भरी। क्लारा, तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जल्दी है, लोगन ने कहा। डेविस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। लगता है कि वे अभी भी इसे स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं। क्लारा, जब तुमने कहा कि पिता माँ को पीट रहे थे तो वह बस अपनी भौं का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। चुप रहो डेविस, लोगन शर्म से चिल्लाया। तो जल्दी बताओ क्लारा, और मेरे पास पूरा दिन नहीं है। हम खेती में व्यस्त हैं, डेविस ने क्लारा के कंधों को थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। क्लारा ने अपने भाई की ओर प्रशंसा भरी नज़र से देखा, इस बात पर आश्चर्यचकित थी कि वह अपनी उम्र में भी अपने पिता से बात कर सकता है। लोगन स्पष्ट रूप से क्रोधित था जबकि क्लेयर चुप रही। जब उसने उसका पीपी सुना तो वह स्तब्ध रह गई। भले ही उसे नहीं पता था कि इसका वास्तव में क्या मतलब है, लेकिन वह इसे स्पष्ट रूप से समझ सकती थी। ठीक है, लोगन शांत हो गया और बोला। क्लारा, मैं और तुम्हारी माँ उस समय बच्चे पैदा कर रहे थे जब हमने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हारी उम्र में तुम्हें ये सब बातें नहीं पता होनी चाहिए। क्लारा का चेहरा उलझन में पड़ गया। वह समझ सकती थी कि वे सच बोल रहे थे, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि वे इस कारण से उसे धोखा क्यों दे रहे थे। क्यों? क्या ये सिर्फ एक पुरुष के जननांग को महिला के जननांग में डालने का काम नहीं है? इसमें ऐसी क्या खास बात है कि माँ और पिता ने मुझे धोखा देकर मुझसे यह बात छिपाई? लोगन और क्लेयर अपनी 5 साल की बेटी की बात सुनकर पूरी तरह चौंक गए। डेविस भी चौंक गया, लेकिन फिर एहसास में आहें भरता हुआ बोला। उसे उसकी मानसिकता अच्छी तरह समझ में आ गई। तुम दोनों, डेविस चिल्लाया। उसकी चीख ने तुरंत सभी का ध्यान खींचा, जिससे लोगन और क्लेयर अपने गुस्से से बाहर आ गए। तुम दोनों ये भूल रहे हो कि क्लारा सिर्फ एक बच्ची है जो जटिल विचारों और भावनाओं में सक्षम है, न कि एक वयस्क जो जटिल विचारों और भावनाओं में सक्षम है। अगर कोई बच्चा सेक्स शब्द भी बोलता है तो वह सिर्फ लिंग के बारे में सोचेगा, जबकि वयस्क निश्चित रूप से प्रजनन के बारे में सोचेंगे। उसने जो कहा वह पूरी तरह से किताबें पढ़ने के अपने ज्ञान से है, उसका कोई गहरा अर्थ नहीं है। वह एक पल के लिए रुका और फिर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, तुम दोनों के विपरीत जो पूरे दिन गंदे विचार रखते हो। लोगन की नसें उसके सिर में उभर आईं, जबकि उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जबकि क्लेयर ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। लेकिन वे समझ गए कि वे गलत क्यों थे। उन्होंने अवचेतन रूप से क्लारा को दूसरे डेविस के रूप में देखा, क्योंकि उसने अपने लापरवाह भाई की तरह कुछ अपमानजनक बातें की। डेविस अंदर से एक वयस्क है और क्लारा मानसिकता के मामले में एक बच्ची है। उन्हें एहसास हुआ कि इस समय उनके साथ ऐसा व्यवहार करना गलत था। क्लारा, पिता और माँ का कोई बुरा इरादा नहीं था। ये सब तुम्हारे लिए था। डेविस ने उसे समझाने की कोशिश की। क्लारा ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखों में उस पर विश्वास दिखा। मुझे भाई पर विश्वास है। ये सुनकर खुशी हुई, तो अब सब ठीक है न? उसने संदेह से पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि सारी समस्याएं मेरी आंखों में थीं। उसने अफसोस जताते हुए कहा, मैं कब इसमें महारत हासिल कर पाऊंगी? इस बारे में चिंता मत करो। तुम बस खुद पर विश्वास रखो, लेकिन किसी व्यक्ति के झूठ को अपनी मानसिकता को प्रभावित मत करने दो। अपने परिवार के साथ हमेशा गर्मजोशी से पेश आओ, समझे? डेविस ने सावधानी से चेतावनी दी। महम, क्लारा ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान दिखाई दी और उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं।